चर्चा को अगर अवकाश देंगे फिर किसको देंगे? मैं सारे उदाहरण दे सकता हूँ जब गंभीर विषयों पे इनके समय चर्चा नहीं हुई। अरुणाचल के अंदर तवांग में चीनी सैनिकों के साथ झड़प के बाद से संसद के अंदर विपक्ष और केंद्र सरकार के बीच गर्मागर्मी चल रही है। राज्यसभा में कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने चीन के मुद्दे पर चर्चा की मांग की है, लेकिन केंद्र सरकार इस मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार नहीं है। सरकार का कहना है कि रक्षा मंत्री इस मुद्दे पर बयान दे चुके हैं, लेकिन कांग्रेस रक्षा मंत्री के बयान से संतुष्ट नहीं है, लिहाजा वो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए अड़ी हुई है। वहाँ पर अतिक्रमण कर रहे हैं लोगों को, हमारी जगह वो अतिक्रमण करके वहाँ पर पुल बनाए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं, तोपखाने, कारखाने सब बना रहे हैं। तो इसीलिए ये महत्व का मुद्दा है। अगर ये चर्चा नहीं करेंगे, इसको अगर रूल सबर निकाल सस्पेंड करके चर्चा को अगर अवकाश देंगे फिर किसको देंगे? विपक्ष की मांग नहीं मानी गई तो उन्होंने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। विपक्षी दल चीन की हरकतों को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। आपकी डिप्लोमेसी कंप्लीट फेलियर है, ब्रेजन डिनायल वाली डिप्लोमेसी है। कोई आया नहीं, कोई घुसा नहीं। तब जबकि रक्षा मंत्री के बयान का अगर विश्लेषण करें तो उनके अंदर भी चिंता है। डोकलाम हुआ, गलवान हुआ, अब तवांग, और बीजेपी के एक सांसद ने लोकसभा में ये बात कही है कि चीन घुसपैठ कर रहा है। बावजूद इसके आप चर्चा से भागते हैं, क्यों? क्योंकि आपने 12 लाख करोड़ रुपए का व्यापार 2 साल में दिया है चीन को। विपक्षी दलों के एक्शन को सरकार गैर जिम्मेदाराना बता रही है। सरकार का कहना है कि विपक्ष निचले स्तर की राजनीति कर रहा है। कई ऐसे विषय हैं जो बड़े संवेदनशील होते हैं, जिसमें पूर्व में भी जब कांग्रेस पार्टी और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए की सरकार थी, तब ऐसे सेंसिटिव विषयों पे चर्चा नहीं की जाती थी। तवांग में झड़प के बाद राहुल गांधी के बयान पर भी बीजेपी खफा है। राहुल ने कहा था कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है और भारत सरकार सो रही है, खतरे को नजरअंदाज कर रही है। बीजेपी राहुल के बयान को बेहद संवेदनहीन और सेना को अपमानित करने वाला बता रही है। In Yangtze at 13,000 feet, at 13,000 feet they are standing there defending our border. They do not deserve to have the word pitai. The word pitai should not be used for our jawans. राहुल जी, क्या चाइना के अधिकारियों के साथ आप थे? क्या भारतीय सेना के ऊपर उस समय प्रश्न चिन्ह आप खड़ा कर रहे थे? क्या चाइनी दूतावास से फंडिंग राजीव गांधी फाउंडेशन ने ली? इस पर राहुल गांधी चुप क्यों है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शिलांग में बॉर्डर एरिया में विकास को लेकर यूपीए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा था कि पहले ये सोच थी कि बॉर्डर एरिया में विकास से दुश्मन को फायदा होगा, इसी वजह से कई बॉर्डर एरिया में कनेक्टिविटी बेहतर नहीं हो पाई, लेकिन आज डंके की चोट पर सीमा पर निर्माण हो रहा है। सवाल ये है कि क्या विपक्ष बेवजह हंगामा कर रहा है और संसद नहीं चलने दे रहा? क्या सरकार को विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देना चाहिए? क्या इस गतिरोध का कोई समाधान निकल पाएगा या संसद सत्र के बचे हुए दिन भी शोर शराबे में ही निकल जाएंगे? तो मामला संवेदनशील है और चीन के मसले पर अब देश में जबरदस्त पॉलिटिक्स हो रही है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि चीन के बॉर्डर पे हमारे सैनिक पिट रहे हैं, इसको लेकर भी काफ़ी राजनीति हो रही है और इस बयान को काफ़ी सेंसिटिव माना जा रहा है, क्योंकि अपने घर के अंदर इस तरह बयान देना एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अपमानजनक, और बीजेपी इस पे भी बहुत हमलावर है। इसी सब पे बातचीत होगी। हमारे साथ जो मेहमान है आपको उनसे परिचय कराया, तो हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आरपी सिंह जी, कांग्रेस की तरफ से उनके प्रवक्ता हैं चरण सिंह सापरा जी, 2 एक्स डिप्लोमेट हमारे साथ हैं विवेक काटजू सर और दीपक वोरा जी, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार और बीबीसी हिंदी के संपादक रह चुके हैं शिवकांत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सर इस खास चर्चा में। सापरा जी भी तैयारी करें। सापरा जी, आवाज़ आ रही है क्या आपको? नहीं, अभी उनका कनेक्शन नहीं है। आरपी सिंह जी, सापरा जी से मैं पूछूंगा, लेकिन ये जो बार बार मसला उठ रहा है संसद के अंदर कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर बातचीत करनी चाहिए, तो पीयूष गोयल जी कह रहे हैं कि बहुत सारे संवेदनशील मसलों पर बातचीत नहीं होती है, लेकिन विपक्ष अड़ा हुआ है कि इस पर बातचीत करिए। क्या तर्क है आप लोगों का सर? लोकसभा में माननीय राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया,
पूरी जानकारी दी कि क्या वहाँ पर हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद विपक्ष ने बायकॉट किया। वो बायकॉट करेंगे तो कैसे चर्चा होगी आगे। और मैं अभी देख रहा था एक बयान है माननीय मनमोहन सिंह जी का, उन्होंने कहा इसको 2013 का, वो कह रहे हैं कि इस मामले को तुल मत दीजिए आप, क्योंकि जब 19 किलोमीटर भारत के अंदर आ गया था चाइना, तो उनका बयान था कि इस मामले को तुल नहीं देना चाहिए, हमको इसको छोड़ देना चाहिए। ये 28/4/2013 का बयान है। उनकी नज़र में घुसपैठ का जो मामला था लोकल मामला था, ये ऑफिशियल और रिकॉर्ड बयान में उनका पढ़ रहा था अभी। तो ये अलग अलग पैरामीटर्स अलग अलग समय पे क्यों होंगे। और दूसरा, पार्लियामेंट में पूछते क्या हैं, डिप्लॉयमेंट कहाँ पर है, डिप्लॉयमेंट कितनी है, ब्रीचेस कहाँ पर है। साहब, देश का पार्लियामेंट देश की सुरक्षा में कहाँ का आर्मी के लोग, फौज के लोग तैनात हैं, उसकी डिप्लॉयमेंट की चर्चा करने के लिए है क्या। कोई अगर इसको तार्किक मानता हो तो चर्चा हो सकती है कि पूरी सेना का पूरा ब्लूप्रिंट निकाल कर दे दीजिए। ये जानकारी तो स्वयं सेनाध्यक्ष के शायद किसी और को होगी भी नहीं ऐसी जानकारी कि कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी डेवलपमेंट है, पर चर्चा तो इस पर मांग रहे हैं। हमारा कहना है कि ये सब किसके कहने पे हो रहा है और किसके लिए हो रहा है। ये मेरा तो आरोप है कि ये कर्जा वापस उतारा जा रहा है, ये जो करारनामा है उसकी कोई कंडीशन है कि इस प्रकार की चर्चा की जाए, क्योंकि टाइमिंग भी बड़ा इशू है। उनको देश के सेनाध्यक्ष नरवाने साहब ने कहा कि भारत की 1 इंच भूमि भी चाइना के पास नहीं है, तो नहीं यकीन आता उनको। तो जो ग्लोबल टाइम्स जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो कहती है उस पर यकीन है लोगों को, हमारी कुछ नेताओं को। वो सेना का मनोबल तोड़ने के लिए कहते हैं हमारे सैनिक पिट गए। कौन से सैनिक पिट गए, कहाँ पिट गए, और फिर ऐसी भाषा इस्तेमाल करना कहाँ तक उपयुक्त है। गए नहीं, कैसे पिट रहे हैं, हमारे पिट गए जो एक से सर एक, हाँ चलिए पिट रहे, अच्छा चलिए पिट रहे हैं। मैं आप ही की बात बढ़ाता हूँ, मुझे लगता है शायद वो ठीक ही कह रहे थे, क्योंकि उनकी संवेदनशीलता तो पीएलए के सैनिक के साथ है ना। अभी तो कह रहे थे कि हमारे सैनिक पिट गए, भारत के सैनिक तो पिटे नहीं। हालांकि एक वीडियो इन दिनों चल रहा है, वो मैं मानता हूँ अभी अरुणाचल का, अभी तवांग का नहीं, पुराना वीडियो, परंतु उसमें भी हमारे सैनिकों का मनोबल कैसा है वो उससे दिखता है कि सैनिकों का मनोबल कैसा है और किस मनोबल से सैनिक वापस जवाब दे रहे हैं। शायद वो गुरतेज सिंह की शहादत को भूल गए जिसने नंगे हाथों से 12 चीनी सैनिकों को मारा था। तो क्या है कि हर बार आप सेना का उपहास उड़ाएंगे, सेनाध्यक्ष का उपहास उड़ाएंगे, आप सेना के पराक्रमों पर प्रश्न उठाएंगे, तो ये उपयुक्त नहीं है। आरपी सिंह जी, चर्चा के लिए हम तैयार हैं। अगर चर्चा करना चाहते हैं, एक सेकंड और दीजिए, 1 सेकंड और प्लीज, 1 सेकंड, ज़्यादा नहीं। चर्चा के लिए तैयार हैं। अगर पार्लियामेंट के जो कानून है उसके अंतर्गत चर्चा करें। मैं पार्लियामेंटेरियन नहीं हूँ, परंतु जो भी चर्चा के जो प्रावधान है उसके अंतर्गत चर्चा करें। सब चर्चाओं पे छूट है, सिवाय इसके कि हमारी सेना की डिप्लॉयमेंट कहाँ पर है। जी, सापरा जी जुड़ गए हमारे साथ। सापरा जी, आप लोग चर्चा की मांग कर रहे हैं संसद के अंदर और बात नहीं हो पा रही तो आप वॉकआउट कर रहे हैं, लेकिन बाहर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल जी कह रहे हैं कि हमारी सेना के जवान पिट रहे हैं। ये क्या लैंग्वेज है सर? पिट रहे हैं क्या? देखिए, ऐसा है कि सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। मेरे ख्याल से मुद्दा बहुत बड़ा है और इस मुद्दे में से एक चीज को निकाल करके मात्र भारतीय जनता पार्टी चर्चा करना चाहती है। सापरा जी, आपने म्यूट कर लिया अपने आप को, अनम्यूट करिए पहले। सापरा जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। सापरा जी, आपने आपको अनम्यूट करिए, आपका ऑडियो नहीं आ रहा। मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। आरपी सिंह जी, एक और आरोप, वो कह रहे हैं कि बॉर्डर पे बिल्कुल युद्ध जैसी तैयारी चल रही है, सरकार सो रही है। जी, मैं फिर कह रहा हूँ, ये जानकारी किसी रक्षा विशेषज्ञ के पास नहीं है, आर्मी के पास नहीं है, उन्हीं के पास ऐसी जानकारी कहाँ से आती है? कौन सा लाल तार जुड़ा उनके कान में आकर सीधा आकर बोल जाते कि ऐसा हो गया, ऐसा हो रहा है, हमारे सैनिक पिट गए? ये सब जानकारी कहाँ से आती है? यही तो हमारे प्रश्न है कि कैसा विपक्ष है
जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ करारनामा करते हैं और फिर उसको करारनामे को पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट भी करते हैं कि जब जरूरत हो तो चाइना के पक्ष में खड़े हो, चाइना के लिए बोलो, भारत की सेना का मनोबल नीचे करो। रुकिए, चरण जी जुड़ गए, उनकी बात जवाब दीजिएगा। चरण सिंह जी बताइए, आप कंटिन्यू करिए, आपका बीच में ऑडियो रुक गया था। एक सेकंड, मेरी बात आपने बीच में ले लिया, मैं एक सेकंड। देखिए मैं नहीं एक अभी मुझे आरपी जी आप काउंटर करिएगा उनको, उनकी बात जरा एक बार कंप्लीट कर लें कि सैनिक कहां पिट रहे हैं हमारे और कहां युद्ध की तैयारी हो रही है। बताइए सापरा जी। देखिए मैं यही कह रहा था कि ये मुद्दा जो है बहुत बड़ा है। जिस तरह से ये एक चीज को पकड़ के बात करना चाहते हैं, एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं। हमें भी याद है कि नेपाल सिंह जो इनके मेंबर पार्लियामेंट थे, उन्होंने कहा था कि सेना में जो भी जाता है वो तो मरने के लिए ही जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई, उन्होंने तुलना की थी व्यापारियों से कि व्यापारियों का साहस जो है जवानों से ज्यादा होता है। सवाल ये है कि बीजेपी जो है वो चीन से लड़ने के बजाय कांग्रेस से लड़ना चाहती है। क्या आप चाहते हैं कि मोदी जी की तरह हम भी क्लीन चिट दे दें? बीजेपी यही चाहती है कि कांग्रेस पार्टी भी चीन को क्लीन चिट दे दे, घुटने टेक दे। चीन की गुंडागर्दी और मोदी जी की ये चुप्पी जो है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए कांग्रेस पार्टी कह रही है कि पार्लियामेंट में ये चर्चा करनी जरूरी है। गलवान के अंदर क्या हमारे 20 जवान शहीद नहीं हुए? क्या वो चीन की भूमि पर गए थे या चीन हमारी भूमि पर आया था? फिर मोदी जी ने क्यों कह दिया कि वहां पर कोई घुसा नहीं है, वहां पर कोई आया नहीं है? तो ये मोदी जी की जो दोस्ती है ना, उसकी सजा हमारे जवान क्यों भुगते, ये सबसे बड़ा सवाल है। और भारतीय जनता पार्टी ये दोस्ती क्यों निभा रही है? क्या आप इसलिए निभा रहे हैं कि पीएम केयर फंड के अंदर 5-5 चीनी कंपनियों ने आपको डोनेशन दी है? क्या आप इसलिए दोस्ती निभा रहे हैं कि इंडिया फाउंडेशन, विवेकानंद फाउंडेशन में हर साल प्रति वर्ष चेक आते हैं, उनके डोनेशंस आती है? ये क्या चल रहा है, क्या माजरा है? आप इसके ऊपर उत्तर दीजिए। तमाम सारी बातें हैं। आपके भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के क्या रिलेशन है? अगर मैं बोलने जाऊं तो मैं सारी बखियां उधेड़ सकता हूं, लेकिन आप इतना बताइए कि आप देश को क्यों सैक्रिफाइस करना चाहते हो? ये बीजेपी जो है ये डरपोक, कमजोर और मजबूर नजर आ रही है। ये क्यों नजर आ रही है? इससे देश जवाब लीजिए सर, आपने कई सारे सवाल दाग दिए हैं, अब कई सारे सवाल पूछे ना, एक जवाब लीजिए वरना सब छूट जाएंगे। आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी एक मिनट लास्ट में पूछ रहा हूँ हाँ। कि क्या ये मात्र इन्वेस्टमेंट और चीन से चंदे की राजनीति हो रही है? आप देश को चीन से आने वाले चंदे के साथ में मुकाबला कर रहे हैं? ये बहुत बड़े सवाल है। ये कांग्रेस पार्टी की और सापरा जी, मेरा आपने एक बहुत अच्छी बात अभी कही, मैं उसी को दोहरा रहा हूँ। आपने कहा कि चीन से लड़िए, विपक्ष से नहीं। तो आप भी मोदी जी से लड़िए, सेना से नहीं। बताइए, आरपी सिंह जवाब दिए, बहुत सारे आरोप हैं आपके ऊपर। मैं चाहूंगा सपरा साहब आप 2 मिनट और ले लीजिए पूरे, और आप जो बखियां खेलना चाहते हैं वो खेल लीजिए, फिर मैं आपकी पूरी बातों का सबका जवाब दे दूंगा। आपने एक शब्द नहीं, वो एक साथ नहीं सर, वो ढील ही रहे हैं, भाषण में तो थोड़ी है। नहीं एक साथ नहीं, एक साथ नहीं, रुकिए पहले आरपी सिंह आप जवाब दीजिए, फिर दोबारा वाले में आएंगे। नहीं, आप सेना की बखियां तो उधेड़ ही रहे हैं। अब सरकार की बखियां हम चाहते हैं, सरकार की बखियां उधेड़, सेना की नहीं। वो ये रखा है आपको टोकन। सपड़ा साहब आप अच्छे सीजनड आदमी है, मैंने आपने पूरा बोला, मैंने एक बार भी टोका कि आपको ये झाड़ू वालों का सर अपने ऊपर मत लाइए ना, आप बात करिए अच्छी तरह प्लीज। तो ये सापड़ा साहब सिर्फ इतना बता दीजिए, आपने अभी किसी फाउंडेशन किसी का लिया, कुछ लिया, हमारा किसी से कोई लेना देना वास्ता नहीं है, मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ। आपके पास कोई एविडेंस हो तो कृपा कर आप, और वो गलत उन्होंने कोई फंड लिया या कुछ गलत जानकारी हो तो वो जानकारी आप ठीक उपयुक्त अथॉरिटी तक पहुँचा दीजिए। उनके खिलाफ बिल्कुल ठीक और सटीक एक्शन होगा, सुनिश्चित होगा। आप इस बारे में निश्चित से कि हम एक्शन नहीं लेंगे। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ, कृपा कर ये बता दीजिए, ये कर्जा तो नहीं उतार रहे आप लोग 1,35,00,000 रुपए का जो कर्जा आपने लिया, जो आपने पैसे लिए उसका कर्जा उतार रहे हो, उसका ब्याज समेत कर्जा उतारा जा रहा हो। और जिस दिन आप सर, मैंने सापड़ा साहब आपको रोका नहीं, अच्छी बात नहीं, आपने सब कुछ इतना कुछ बखिया उखाड़ने की बात करी, हमने तो टोका नहीं आपको, प्लीज। कब से झाड़ू वाला का असर हो गया आप पे? मैं खाली बोल रहा हूँ कि मैं उत्तर दूंगा। दूसरी बात, वो जो अंगूठा काट कर दे आए राहुल गांधी ऐसे नेता विपक्ष, देश की सबसे बड़ी
ऑपोजिशन पार्टी, देश की पार्टी वो जिसने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, वो अंगूठा काट कर दे आए हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को और अपना अंगूठा लगा कर दे आए हैं। जरा उसकी भी चर्चा कर ले कि क्या कहना है आपका, वो जानकारी जरा बता दें कि उस पर क्या क्या विषय हैं, क्या क्या किए हैं, क्या करारनामा में। सापरा जी जवाब दीजिए, मेरा सवाल भी इस पर जोड़ देता हूं। अब चूंकि आप लोग बहुत ऐसी चर्चा कर रहे हैं, पॉइंट पे आइए। क्या आपको रक्षा मंत्री जी का बयान, क्या आपको विदेश मंत्री जी का बयान काफी नहीं लगता है? क्या चीज आप चर्चा के थ्रू जानना चाहते हैं सरकार से, जिसकी वजह से चर्चा बहुत जरूरी है? क्या ये बयान काफी नहीं है? डिप्लॉयमेंट कहाँ है? देखिए हम डिप्लॉयमेंट का ये जानना चाहते हैं कि आर्मी की डिप्लॉयमेंट कैसी है। सुनिए हम वो नहीं जानना चाहते, हम ये जानना चाहते हैं, ये जानकारी चाहते हैं। अरे बस करो, अभी आरपी सिंह सुन लिया। हम ये जानना चाहते हैं कि डोलेरा में जो 43,000 करोड़ के आपने एमओयू किए थे गुजरात में, वो क्या वो मकसद है? या फिर हम ये जानना चाहते हैं, हम मैंने विवेकानंद फाउंडेशन और इंडिया फाउंडेशन का नाम लिया, ये भी कह दूं कि ये दोनों फाउंडेशन में एक में विदेश मंत्री के सुपुत्र हैं और दूसरे में आपके एनएसए जो है अजीत डोवाल, उनके सुपुत्र ये ट्रस्टी हैं। तो इन ट्रस्टियों को डोनेशन आती है, उसका जरा खुलासा करिए। आरएसएस को जो डोनेशन दी थी चीन कम्युनिस्ट पार्टी ने, वो बताइए। सरोज पांडे, अरे बाबा मैं बोलने तो दो। आप बिना बात के झूठ बोलकर आरोप लगाएंगे, उसका कोई लेना देना नहीं। आप झूठे आरोप लगाएंगे तो कौन सुनेगा? नीरज जी, ये डिबेट होगी क्या? आपके झूठे आरोप लगा रहे हैं, आपके पास कोई सबूत है? आप अभी तुरंत के तुरंत सबूत पेश करिए। मैं आपको 1,35 लाख का चेक है, आपको 1,35 लाख का प्रूफ दे सकता हूँ, अभी आपको ऑन रिकॉर्ड दे सकता हूँ। अरे 1,35 लाख भाई एक एक करके बोलिए, ऐसे मत बोलिए। आरपी सिंह जी, सापरा सिंह, एक एक करके प्लीज। देखिए हमने आपको दोनों लोगों को मौका दिया अपनी बात रखने का। एक एक करके देखिए ऐसा है। अब आगे ये भी बताइए कि यूसी वेब मोबाइल कंपनी, जिसके ऊपर इल्जाम भारतीय आर्थिक चर्चा करना चाहते हैं आप इकोनॉमिक इश्यूज पर नहीं, आप जवाब लीजिए ना। इकोनॉमिक इश्यूज पर डिबेट हो रही है क्या? ये आपको सेना से बॉर्डर पे डिप्लोमेसी पे नहीं, आपको जवाब चाहिए कि इकोनॉमिक इश्यूज में क्या हुआ, आप कौन सी कंपनी ने कहाँ निवेश किया? आपने कहा ये डॉलर में कितना निवेश जाना चाहते हैं आप? अरे नीरज जी मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, आप भी। अरे तो संक्षेप में रखिए ना सर, आप लोग इतना लंबा चौड़ा ज्ञान देते हैं। बोलने नहीं दे रहे ना। मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ आपको, पॉइंटेड बात रखिए। आपको इकोनॉमिक इश्यूज में जानना है, आरपी सिंह जवाब देंगे। जब ये 1,35 लाख की बात करते, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि पीएम केयर फंड में टिकटॉक ने 30 करोड़ दिया, Xiaomi ने जो है वो 10 करोड़ दिया, वो क्यों दिया वो बताइए ना। जवाब आप रुक जाइए सापरा जी, नहीं रुकिए आप के नाम है और कंपनियों। अब बताइए भाई, ये कंपनियों के निवेश पे इनको जानकारी चाहिए, वो जवाब दीजिए। और कृपा करके आप दोनों लोग सेना को बख्श दीजिए कि वो पिट रहे हैं, वो घुस रहे हैं, वो ये, क्योंकि आपको कोई दिलचस्पी नहीं उसमें, सेना की उसमें। आप लोग दिलचस्पी कि किसको कहां से पैसा मिला, बताइए। आरपी सिंह की बारी है भाई, आरपी सिंह की बारी। नहीं, आपके दर्शक देख रहे हैं, आप मेरी आवाज को दबाना चाह रहे हैं। आपकी आवाज सबसे ज्यादा बुलंद है भाई। हमने आपसे कहा कि आप क्या जानना चाहते हैं, आपने कहा मुझे ढोलेरा का इन्वेस्टमेंट बताइए, मुझे 5 मोबाइल कंपनियों के बारे में बताइए, पीएम केयर में कितना पैसा है ये बताइए, विवेकानंद फाउंडेशन, तो हम वही पूछ रहे हैं इनसे कि वो बताइए। तो आप कृपा करके राहुल जी को भी बताइए कि सेना के जवान पिट रहे हैं, ये बोलना बंद करें। वो पूछे ढोलेरा में किसको कितना पैसा मिला है। आरपी सिंह जी जवाब दीजिए। नहीं मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं सर, मैं आपके सवाल को ही मैं उनसे पूछ रहा हूं। मेरे 2 कंपनी के नाम और लेने दीजिए ना, 4 कंपनी के वो। अरे 15 ले लो, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? 2 कंपनी हो या 10 कंपनी हो, बताइए आरपी सिंह जी। इकोनॉमिक इश्यू चाहिए ना आपको। आरपी सिंह जी जवाब। सर जवाब सुन रहे, दोबारा आएंगे, 1 घंटे की डिबेट है सर, आपको बहुत मौके मिलेंगे अभी। आप पहले आरपी सिंह जी, सापरा जी शांत हो जाइए। आपको कोई दिलचस्पी नहीं डिफेंस वाले मामले में, इकोनॉमिक इश्यूज पे निवेश पे है, बताइए आरपी सिंह जी। निवेश पे जवाब दीजिए। पार्लियामेंट में वो नहीं बोलने देते, यहाँ पे आप नहीं बोलते। अरे जी मैंने तो आपके सवाल उधर रख दिया सर। सापरा जी आप भी ना इतने मस्त आदमी है, देखिए बताइए आरपी सिंह जी, बोलिए आरपी सिंह जी बताइए, निवेश कहाँ, क्यों, कैसे आया, उनको दिलचस्पी इसमें। देखिए मैं अस्थि निवेश की बात करें, 10 साल जब इनके तो 2346% निवेश भारत में बढ़ा, चाइना का हमारे यहाँ डेफिसिट 2346% बढ़ा। हमारे रहते हुए जो असली बात करें, हमारे रहते हुए 100% बढ़ा। ये जानकारी ऑन रिकॉर्ड डेटा दे रहा हूँ आपको, पहली बात। परंतु विषय वो नहीं है, विषय ये है कि आप देश की आर्मी का उपहास क्यों उड़ाते हैं, देश के जवानों का उपहास क्यों उड़ाते हैं, ये कहकर कि पिट रहे हैं,
हमारे यहाँ सैनिक घुस आए हैं, ये सब कहकर उपहास क्यों उड़ाते हैं? आप तो सरदार हो, आपको तो गुरतेज सिंह को सैल्यूट करना चाहिए जिसने चाइना के 12 टोका नहीं। प्लीज, अच्छी बात, मैंने फिर टोका नहीं। आरपी सिंह जी, आप आपके बीच में नहीं बहुत शांत बैठ रहे थे, फिर आप लोग आपस में झगड़ा करते, उनको बोलने दीजिए ना। आप आपसे मांग रहा हूं। मैं तो बोल नहीं, मुझसे क्यों मांग रहे हैं? रिप्लाई इनको देना सर। आप अभी ये गुमराह करेंगे तो आप उनको पूछिएगा, मैं क्यों पूछूंगा? हाँ, एडवांस में आप उनसे पूछिएगा। बताइए आरपी सिंह जी, कंप्लीट करिए प्लीज, संक्षेप में रखिएगा, बहुत लंबा लंबा नहीं, छोटे में जवाब दीजिए, बोलिए। हमारे यहाँ कहते हैं पंजाबी में, खाली पांडा खड़कदा ज्यादा है। दिक्कत इनके साथ ये है। अच्छा, जो मूल मुद्दा है, मैं और मुझे नहीं पता हो गया, मैं बोल लूँ आप, धन्यवाद आपका। जो मूल मुद्दा है कि ये जो मर्जी कहते रहे, हमारा उससे किसी के हमारे साथ हमारा किसी के साथ कुछ लेना देना नहीं, जिसका भी ये नाम ले रहे हैं। मैं बड़ा स्पष्ट रूप से और एक ऑफिशियल बयान दे रहा हूँ। परंतु राजीव गांधी फाउंडेशन तो, जिसमें सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी सबके सब सदस्य हैं, करारनामा पे तो साइन राहुल गांधी जी ने किए थे, तभी तो वो चाइना की भाषा बोलते हैं, तभी तो यहाँ चाइना के ब्याह पर आकर बैटिंग करते हैं, तभी वो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग पूछने की कोशिश करते हैं कि हमारी आर्मी की डिप्लॉयमेंट कहाँ पर है, ये जानकारी चाहिए उनको। नहीं चाहिए जानकारी भाई, करते हैं उनको डिप्लॉयमेंट में कोई दिलचस्पी नहीं है आरपी सिंह जी, वो उनको सिर्फ इस बात में दिलचस्पी कि पैसा कहाँ। अरे ये बोल रहे हैं का बयान पढ़ लीजिए वाजपेयी जी, मनीष तिवारी जी का बयान पढ़ लीजिए। अरे भाई, मनीष तिवारी जी औपचारिक प्रवक्ता है क्या कांग्रेस के? मैं तो औपचारिक प्रवक्ताओं की बात सुनता हूँ आजकल, इनके अरे सर वो मना कर देते हैं। अच्छा, आरपी सिंह जी कांग्रेस का सांसद है। आरपी सिंह जी, वो लोग ये कह के बच जाते हैं कि वो उनका निजी बयान है, तो मैं क्या करूं? मैं तो प्रवक्ता की बात मानूंगा, भले ही चाहे जो भी हो। अरे निजी बयान का, वो सांसद है। अच्छा चलो मैं मान लेता हूँ, मैं आपकी बात करता हूँ, कृपा कर सर ये देखिए, ये सभी राजनीतिक दलों का एक स्टाइल होता है। ये तो ऑफिशियल बयान देंगे। हाँ, इन्हीं की तो पूछ रहा हूँ, ये निजी इसलिए कह रहा हूँ। बाद में लोग क्या, सारी दलों क्या होता है, वो तो उनका निजी बयान था, आप मतलब पत्रकार फंस गया बेचारा पूछ के, इसलिए ये जो बोल रहे हैं ना आरपी सिंह जी की, इनको केवल उस पर दिलचस्पी, वही बताइए आप मेरे को। वो निजी तब होता जब वो कहीं बाहर गया तो पार्लियामेंट के अंदर पूछ रहे हैं डिप्लॉयमेंट कहाँ पे है साहब, उसका क्या जवाब देंगे? आप बताइए, ये क्या चाहते हैं? बताया क्यों चाहते हैं कि हमारे देश? अच्छा रुकिए सर, अब आप दोनों लोग रुक जाइए। चाहते हैं ये देश के अंदर कहाँ का सैनिक लगे हैं उसकी जानकारी चाइना तक क्यों पहुंचाना चाहते हैं? दोनों लोग रुकिए। आरपी सिंह जी, चरण सापरा जी का ऑडियो अभी रोक दीजिए सर, आप दोनों लोग सुनिए, बहुत विद्वत मेहमान भी बैठे हुए, उनकी भी राय ले लें एक बार जरा। दीपक वोरा सर, राजनीतिक चर्चा है आज, ज्यादा फ्लेवर्ड है क्योंकि विषय उसी तरफ जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि क्या ये जो विपक्ष मांग कर रहा है कि डिस्कशन होना चाहिए, पार्लियामेंट में चर्चा होना चाहिए, जबकि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का बयान आ चुका है, डिफेंस मिनिस्टर का बयान आ चुका है, इसके बावजूद डिस्कशन की मांग क्या है? मतलब क्यों होना चाहिए और क्या चीज उसमें निकल के आएगी? आभारी हूं आपका कि आपने ये मौका दिया आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप लोग सच्चाई पे विश्वास करते हैं, आप लोग शोर पे भरोसा नहीं करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं कई देशों में भारत का राजदूत रह चुका हूँ। थोड़ा सा मैं जो हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, रिस्पेक्टेड स्पोक्स पर्सन हैं, उनसे कहना चाहता हूँ सर, कई बार क्या होता है कि चीन फॉर एग्जाम्पल, चीन और उसके चमचे हमेशा ये कहते हैं कि चीन के पास तो जबरदस्त कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है। सर आपने भी ये शब्द सुना होगा, ये फ्रेज कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। लेकिन भारत के पास उससे कहीं बड़ी एक चीज है, वो है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल विल पावर। चीन इससे बहुत डरता है। ये बात नहीं है कि उसने 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर टेरिटरी ले लिए। वो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल विल पावर जो है, चाहे आपकी सेना की हो, डिप्लोमेसी की हो या पॉलिटिकल लीडरशिप की हो, उसको तोड़ने की कोशिश करता है। वो उसकी सबसे बड़ी जीत होगी। अब सर ये जो समय है, ये है टाइम फॉर टोटल नेशनल यूनिटी। सर मुझे याद है 1982 में ब्रिटेन ने जब फॉकलैंड्स पर हमला किया था वापस लेने के लिए, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में सर डिबेट होने वाली थी। ऑपोजिशन ने कहा हमें बताइए आप क्या करने वाले हैं। उस समय की प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर थी, वो बोली जब ये खत्म हो जाएगा तब हम आपको बताएंगे। सर 9/11 जब हुआ था, मैं अमेरिका में था और वहां पर मैंने उनकी कांग्रेस में सुना, कांग्रेसमैन कह रहे हैं कि हम लोग जॉर्ज बुश को पसंद नहीं करते, लेकिन ये हमारी जो आपसी डिफरेंसेस हैं उसका समय नहीं है। इस समय पूरा अमेरिका यूनाइटेड है बिहाइंड द प्रेसिडेंट। सर देखिए कैसी कुदरत है कि नवंबर 2015 में मैं फ्रांस में था,
जब वहां पर हमला हुआ, उस समय वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज चल रही थी पर्यावरण पर, वहां पर हमला हुआ और जो फ्रांसवा होलंड से उसके होलंड जो प्रेसिडेंट थे, उनकी छवि बहुत खराब थी, पॉपुलैरिटी बहुत कम थी, लेकिन उनकी नेशनल असेंबली में कहा गया यस फ्रांस इज अंडर अटैक, हम लोग हॉलैंड को पसंद नहीं करते पर आज हम सब उसके समर्थक हैं, हमारी फौज को करने दीजिए जो करना है, जब समय आएगा हम पार्लियामेंट में डिमांड रखेंगे कि आप इंक्वायरी बिठाओ और हमें बताओ। तो सर ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मैं भारत का राजदूत रह चुका हूं, कारगिल का एक मिसाल देता हूं, हमें दिल्ली से संदेशा आता है कि भाई जाके जो आपकी सरकार है उसको ब्रीफ करिए कि ये हो रहा है, और हमें बड़ा अजीब लगता है जब हमारे ही जो लीडर्स हैं वो कहते हैं जी ये सरकार तो झूठ बोल रही है, ऐसा हुआ नहीं, ये फेलियर था, वो फेलियर था। वो सरकारें भी इसको पढ़ती हैं, सुनती हैं, समझती हैं और हमसे कहते हैं अम्बेसडर साहब आप तो कुछ कह रहे हो लेकिन आपके पार्लियामेंट के सदस्य कुछ और कह रहे हैं, तो हमारी उस तरह से जो हमारी एफिशिएंसी है सर वो कम हो जाती है। तो मेरा यही विचार है सर, मैं विनम्रता के साथ कहता हूं विद टोटल डेफरेंस टू आवर पार्लियामेंटेरियंस कि जब आपातकालीन सिचुएशन होती है जैसे आज स्ट्रेंज और तनावपूर्ण सिचुएशन होती है, इस सिचुएशन को सर पहले जो है इसका समाधान मिल जाए सर, उसके बाद जितनी आपने डिबेट्स करनी है, जो डिमांड चाहिए, जो इंक्वायरी करनी है वो करिए, लेकिन एट दैट मोमेंट सर फौज का, अपने डिप्लोमेट्स का, आपके पूरे देश के जो लोग हैं उनके मन में किसी प्रकार की शंका नहीं आनी चाहिए। मेरी विनम्रता से सर ये आपसे प्रार्थना है कि अगर आप इस बात को ध्यान रखें, पॉलिटिकल डिफरेंसेस को अलग रख के इस समय हमने दुश्मन को बताना है कि इंडिया इज वन, इंडिया इज यूनाइटेड बिहाइंड द गवर्नमेंट, और हम चाहते हैं कि मिलके हम आपको जवाब दें, वो नहीं कर रहे। बाद में डिस्कशन होगी, इंक्वायरी होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन जब हो रही होती है सर जो सिचुएशन उस समय ना करें। और चीन का क्या एडवांटेज है, वहां तो कोई मुंह नहीं खोलता सर। अगर आप चीनी नागरिक से समय भी पूछे, वो कहेगा पहले दिन का समय क्या है, वो बोले मैं पहले बीजिंग से इंस्ट्रक्शन लूंगा फिर आपको बताऊंगा जी। वहां तो डिबेट डिस्कशन ये एक समस्या हमारे यहाँ सर, ये समस्या आती है कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो उस पर पॉलिटिकल अप्रोच बहुत होता है। विवेक सर, मैंने दो बात जो रखी थी दीपक सर के सामने, वही आपके सवाल है कि दो स्टेटमेंट हैं मिनिस्ट्रीज के, एक डिफेंस का एक फॉरेन का, क्या ये काफ़ी नहीं है? और उस समय एक अपोजिशन के प्रोमिनेंट लीडर का इस तरीके से कहना कि युद्ध की तैयारी हो रही है, हम सो रहे हैं, हमारे सैनिक पिट रहे हैं, और इस बीच में आप एक चर्चा कराइए, आप कैसे रीड करते हैं इस तरीके के सिचुएशंस को? आप भी डिप्लोमेट रहे हैं सर, आप भी बहुत लंबे समय तक विदेशों में काम किए। दीपक जी जो कह रहे हैं मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी जानता हूँ कि हमारे सामरिक विषयों पर राजनीतिक खींचातानी आज से नहीं दशकों से चल रही, ये नई बात नहीं होनी चाहिए। जो दीपक कह रहे हैं उससे बिल्कुल सहमत हूं, ये कभी नहीं होती, लेकिन ये होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे वो वक्त याद है जो शायद अब नहीं होता, जबकि सामरिक चुनौतियां जब देश के सामने आती तो जितने भी बड़े राजनीतिक नेता थे उनके जो सलाहकार थे वो आपस में पर्दे के पीछे विचार विमर्श करते। मुझे ये याद है, अगर आप मुझे इजाजत दें, मुझे वो भी दिन याद है जब एक स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग गुजराल साहब चेयर कर रहे थे, तब वो प्रधानमंत्री पहले रह चुके थे, और जवाब सवाल हो रहे थे, और विदेश सचिव जो थे, मैं तब संयुक्त सचिव था, अफगानिस्तान का काम देखता था, मैं उनके बगल में बैठा था, और गुजराल साहब ने जब प्रश्न चल रहे थे तो गुजराल साहब ने इतना कहा कि मुझे मालूम है कि भारत क्या कर रहा है, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री रह चुका हूं, इस पे ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाए तो बेहतर। सब चुप हो गए, सब शांत। लेकिन एक चीज मैं ये भी जानता हूं कि उस वक्त के जो राष्ट्रीय सलाहकार थे, सुरक्षा सलाहकार, और उस वक्त के जो विपक्ष के नेतागण थे, उनके सलाहकार थे, उनके बीच में बातचीत होती थी, जिसके जरिए जो बड़े नेता थे
उनको सरकार कॉन्फिडेंस में लेती थी और वो उस कॉन्फिडेंस की इज्जत करते। मुझे लगता है कि वो आजकल कम हो गया। एक शब्द में और, ये पूर्ण रूप से सब जानते हैं कि चीन भारत के लिए सबसे बड़ी सामरिक चुनौती। किसी तरह से भी आप देखें, चीन की चुनौती आज की नहीं है, दशकों से चल रही है और ये चलती रहे। इसके लिए जो आपके बहुत ही इज्जत के साथ और बहुत विनम्रता के साथ जो दो हमारी राष्ट्रीय पार्टियों के नुमाइंदे हैं, मैं उनसे ये अर्ज करूंगा कि भाई इस चुनौती को देश को सामना करने के लिए आपका फर्ज बनता है कि देश को साथ लेके चले। आपका फर्ज बनता है कि इसको इस पे राष्ट्रीय फुटबॉल ना सत्ता दल खेले ना विपक्ष। लेकिन हमारे जैसे लोग जो भारत के नागरिक हैं, जो थोड़ी बहुत, दीपक जी का तो बहुत पूरा जीवन बीता है, बहुत कुशल राजनयिक रह चुके हैं, मैंने भी थोड़ा बहुत काम राजनय में किया, उसके चलते मैं ये अर्ज कर रहा हूं बहुत विनम्रता के साथ कि इसमें आपस में बैठ के बातचीत कर लें। पर्दे के पीछे ये बातचीत होती है, ये कॉन्फिडेंस में बातचीत होती है और मेरा ये विश्वास है और अनुभव है कि जब बड़े नेता या आपस में या अपने सलाहकार के जरिए, एक शब्द और कहने दीजिए, जब वो खुलासा करते हैं और राय भी लेते हैं एक दूसरे की, तब देश आगे बढ़ता है। और फिर ये खींचातानी जो संसद में दिख रही है आज के दिन, वो सब नहीं होती। और आखिरी चीज, हाँ ये जरूर है कि कोई भी राजनेता हो, चाहे सत्ता दल का हो या विपक्ष का, उसको अपने अल्फाज बहुत ही केयरफुली लेने चाहिए। सेना का मनोबल तो गिराने का सवाल ही नहीं है। भारतीय सेना का जो साहस है, जो उनकी योग्यता है, वो हम सब जानते हैं, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी चीज है कि भाई चीन की जो आर्थिक चुनौती है वो कैसे होगी। एक तरफ मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई जाए, उसके अलावा कोई चारा नहीं। दूसरी तरफ आपने खुद आंकड़ा दिया है कि कितना बड़ा है इंपोर्ट। तो इस सब का समाधान हमें साथ बैठ के सोचना पड़ेगा। संसद में विवेक सर, इसमें जो आप बात कर रहे हैं, जो विवेक सर ने कहा या जो दीपक सर कह रहे हैं, इसमें मुद्दा वही है कि एक तो पॉलिटिक्स जबरदस्त तरीके से है, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है इस तरीके के बयान देना। आप बहुत सोच के देते हैं क्योंकि आप उस पर रिपेंड नहीं कर रहे हैं, आप उस पर स्टिक कर रहे हैं, स्टैंड बाई कि हमने ऐसा बोला है। और जो बात आप कह रहे हैं कि बड़े पर्सपेक्टिव में इसको देखना चाहिए। शिवकांत जी, ये जो इस पूरी चर्चा के 2-3 पॉइंट निकल के आ रहे हैं, मैंने इसीलिए चरण सिंह जी से बार बार पूछा कि क्या जानना चाहते हैं इस डिबेट में, तो वो ये जानना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट किया, उसमें कोई इंटेंट है क्या। दूसरी तरफ मैं जो बात ये कह रहा हूँ, जो बात अभी दीपक सर भी कहते कि अगर ये चर्चाएं कॉन्फिडेंस में हो जाए, जिसको बहुत दिलचस्पी है, तो वो एक रिक्वेस्ट भेज दे प्रधानमंत्री जी के यहाँ कि मुझे पर्सनली आपसे मिलना है 5 मिनट और मुझे ब्रीफ करिए आप। लेकिन मुझे उस पर दिलचस्पी नहीं, मुझे तो पब्लिक में डिबेट ये करनी है। मैं जानना चाहता हूँ कि जो पूरा ये मसला चीन का बार बार खड़ा हो जाता है, आप इसको कैसे रीड करते हैं? ये प्योर पॉलिटिक्स हो रही है या इसमें कुछ दूसरी सच्चाई भी है? आप कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए साहब, मैं तो न तो कूटनेता हूँ, न नेता हूँ, न अभिनेता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ खाली। जी सर, दृष्टा की नजर से उसी के आधार पे मैं बता सकता हूँ। फॉकलैंड की लड़ाई की चर्चा तो वोरा साहब ने की कि यहाँ संसद में क्या हुआ था। उसके बाद 2 खाड़ी के युद्ध हुए, उस वक्त संसद में क्या हुआ वो मैंने देखा। अब यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, उस वक्त यहाँ संसद में क्या होता है या यूरोपियन संसद में क्या होता है ये मैं देख रहा हूँ। जैसी तूतू मैं भारत में इस वक्त चल रही है, दुनिया के किसी संसद में कोई छोटे मोटे कोई इस तरह के देश में ऐसा होता होगा, ऐसी तूतू मैं मैंने नहीं देखी।
दूसरी बात, और ये प्रमाणित करती है जो चीन का आज से नहीं 30 के दशक से, जब न चीन आजाद हुआ था न जब भारत आजाद हुआ था, माओ साहब जो है वो संघर्ष कर रहे थे उस वक्त से माओ साहब का और उसके बाद उनके सारे परवर्ती नेताओं का ये अटल विश्वास रहा है कि लोकतंत्र जो है वो कमजोर व्यवस्था है, वो घटिया व्यवस्था है। इसलिए भारत एक कमजोर व्यवस्था है, घटिया व्यवस्था है, वो कभी भी इनिशिएटिव नहीं लेगा। इसलिए छेड़ो, और छेड़ करके जो अपना जो मकसद है वो पूरा हो जाए उसके बाद पीछे हट जाओ। तो वो केवल ये है, छेड़ने के बाद जितना जवाब बनता है उतना देंगे, उसके बाद पीछे हट जाएंगे। और चीन जो है लगातार आज तक यही करता आ रहा है, और चीन के इस विश्वास को भारत में जो तू-तू मैं होती है ये प्रमाणित करती है। बार बार चीन की सरकार को ये संदेश जाता है कि ये तो भिंडी बाजार है। अब चर्चा की बात हो रही है, मैं मानता हूं लोकतंत्र है, लोकतंत्र में महत्वपूर्ण विषय है, उसकी संसद में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा कैसे हो? चर्चा जब लड़ाई होती है या सीमा पे कोई काम होता है तो ये होती है कि वहां जैसे प्रतिरक्षा मंत्री ने किया या और कोई मंत्री आकर के बयान देगा, बताएगा भी सीमा पर ये हुआ। उसके बाद अगर आप चर्चा खोलते हैं तो अगर अनुशासन नहीं है तो आप उल जलूल के उल्टे सीधे आरोप लगाएंगे या सवाल पूछेंगे, उस सवालों का जवाब देते बनेगा नहीं। तो जो बात आप बाहर देख रहे हैं वही संसद में होगी। तो इससे तो उल्टा कमजोरी जो है वो आपकी रेखांकित होती है ना। इसीलिए चीन ये मानता है कि ये कमजोर तंत्र है और चीन जो मन चाहा है वो करता है, तो आप उसी को प्रमाणित करते हैं। रही आर्थिक उसकी बात, तो आर्थिक उसकी बात तो भाई मेरे समझ में भी नहीं आती है कि जब 2004 में जब 3 अरब का घाटा था आपका, जो 2014 में बढ़ के 51 अरब हो गया, और अब तमाम इनकी योजनाओं और वादों के बावजूद 100 अरब के आसपास घाटा है। एक साल में 100 अरब डॉलर घाटा है। 100 अरब डॉलर तश्तरी में आप चीन को पेश कर रहे हैं, जिससे वो जो चाहे कर सकता है। चीन की, आप तो आर्थिक कार्यक्रम करते हैं, चीन की जो प्रति व्यक्ति आय है भारत से 5 गुना है। जब चीन की प्रति व्यक्ति आय भारत से 5 गुना है तो चीन जो है वो भारत से सस्ता सामान कैसे बना रहा है? क्योंकि तेल भारत खरीदता नहीं, हथियार भारत खरीदता नहीं, बाकी सामान ही खरीदता है ना। तो बाकी सामान भारत क्यों नहीं सस्ता बना सकता? चीन क्यों सस्ता बनाता है जबकि 5 गुना उसकी जो है आय है भारत से? तो ये ऐसे प्रश्न हैं जिसपे बैठ करके दोनों दलों को, सारे दलों को विचार करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि क्या है रणनीति, क्या हो। क्योंकि केवल चीन से आप सैनिक रणनीति से नहीं जीत पाएंगे, आपको आर्थिक और सैनिक दोनों रणनीति। असली यही है जो आप कह रहे हैं ना, केवल इससे नहीं, केवल इसी से जीत पाएंगे आप। ये इस नए वर्ल्ड ऑर्डर की सच्चाई है कि अगर आप आर्थिक शक्ति नहीं अपने पास ले पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी नहीं ले पा रहे हैं, तो आप खाली बातों से तो जीत नहीं सकते हैं। बहुत अच्छा आपने सवाल रखा, मुझे एक ब्रेक लेना था, लेकिन जाते तो मैं अपनी तरफ से 2 लाइन इस पर जोड़ देता हूँ कि जो ये हमारा ट्रेड का जो डेफिसिट बढ़ा 4 बिलियन डॉलर से 50 बिलियन डॉलर, फिर 50 से 100 बिलियन डॉलर गया, किसी की भी सरकार हो, ये हमारी एक मजबूरी है, क्योंकि हमने अपने पास वो इकोसिस्टम, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया था जिससे हम कम्पीट कर पाएँ। जिन लोगों को इस विषय पे दिलचस्पी है उनको 1980 से 2015-18 तक इकोनॉमी कैसे चीन ने अपनी डेवलप की है उसको पढ़ना चाहिए। आप उसको दुश्मन मानते हैं, हम भी मानता हूं, लेकिन उसकी पॉलिसी को एक बार पढ़िए, आपको समझ में आएगा। और हमने उस पर लैग किया है, हमारी पता नहीं क्या इकोनॉमिक पॉलिसी है, हमने उस तरफ काम किया नहीं, तो इसलिए अब वो बढ़ेगा। बल्कि अगर ये मैं कहूँ तो बीजेपी के फेवर में जाएगा। इनका तो अभी डबल ही ट्रिपल हुआ, वो तो 14 गुना हो चुका था। लेकिन ये बहस का विषय है नहीं, बहस का विषय है कि ये बहुत ही बिटर ट्रुथ है कि हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। आप एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा नहीं सकते एक लिमिट से ज़्यादा, क्योंकि आपको फिर ये सहारा लेना पड़ता है कि ये इन्फीरियर गुड्स है, इस आधार पे आप ड्यूटी लगाते हैं। आप WTO खड़ा है, आप साइन कर चुके हैं, तो आप एक लिमिट से ज़्यादा एंटी डंपिंग नहीं लगा सकते। तो ये ऐसी मजबूरियों में आप फंसे हुए हैं ना कि ये इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बनेगी। सापरा जी हो या RP सिंह जी हो, ये एक बहुत लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है जो शायद अगले 10-15 साल में आप काउंटर कर पाएंगे। चाइना +1 और यूरोप +1 की हम तमाम बातें कर रहे हैं। खैर, इस आर्थिक विषय से हम वापस लौटेंगे पॉलिटिकल विषय पे। जो बात शिवकांत जी ने उठाई है उसका जवाब RP सिंह जी को देना चाहिए, और जो विवेक काट जी ने उठाया उसका जवाब सापरा जी को भी देना चाहिए। छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत वापस आते हैं।
स्वागत है एक बार फिर से आपका। चर्चा हो रही है भारत और चीन और राजनीतिक जो बहुत डिबेट चल रही है, तू में चल रही है, उसमें बातचीत कर रहे हैं। समय कम है, देखिए आप लोगों ने काफ़ी चर्चा करी, इसलिए छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। सापरा जी, आपने सुना भी शिवकांत जी ने क्या कहा, दीपक जी ने क्या कहा, विवेक जी ने क्या कहा, आप जवाब देना चाहेंगे कि ये वक्त है क्या तू में करने का? नहीं, देखिए तू में नहीं हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने जो पार्लियामेंट के नियम है 266, 267 उसके तहत उन्होंने कहा कि हमें पूरी डिस्कशन इस पे करनी है। क्या ये गलत है? नंबर 1। दूसरी बात, हम ये जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी क्यों चुप है, उनकी चुप्पी के पीछे क्या राज है। अगर कोई राज नहीं है तो वो पार्लियामेंट में खड़े होके कह दें कि कोई राज नहीं है। और तीसरी बात, ये कोई पहली बार हम इस तरह से पार्लियामेंट में ये सेशन में मांगा जा रहा है 267 के तहत, ऐसा नहीं है। आपको याद होगा, सभी सीनियर यहाँ पे बैठे हैं, विवेक जी बैठे हैं, दीपक जी बैठे हैं, सभी को पता है कि 1962 में जब लड़ाई चल रही थी तब अटल बिहारी वाजपेयी और तमाम सारे आरएसएस और बीजेपी के नेताओं ने डिमांड करा कि पार्लियामेंट सेशन स्पेशल सेशन होना चाहिए और इस पर चीन के पूरे मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। और उसके लिए उन्होंने तमाम सारे पॉलिटिकल कारनामे किए, पुतले जलाए, नेहरू जी के प्रदर्शन किए, रास्ता रोको किया, सब किया। आज तो हम मात्र पूछ रहे हैं, हम कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, तब भी हमको जयचंद कहा जा रहा है, कल को देशद्रोही कह देंगे। अरे भाई, संवैधानिक चीज है, संविधान में प्रावधान है 266, 267। अगर उसके तहत चर्चा मांगते हैं तो चर्चा दे दीजिए। प्रधानमंत्री के मन में कुछ नहीं है, वो कोई ऐसी चीजें नहीं है तो वो आकर के पार्लियामेंट में कह दे, सीधी सी बात है। तो इसमें ये कह देना कि कांग्रेस पार्टी जबरदस्ती चिल्ला रही है या समय खराब कर रही है, ये गलत है। नियमों के तहत पूछा जा रहा है, जो जनता की आवाज है उसको हम उठा रहे हैं। नहीं, नियम तो सर ठीक है, वक्त की नजाकत भी कोई चीज होती है ना। तो अरे वक्त की नजाकत 1962 में नहीं थी क्या? तब आप कहां? अच्छा, इसलिए भाई सुनिए आरपी सिंह जी, 62 में आप लोगों ने मांग की थी, इसलिए अभी करना है मेरे को, बताइए। इसलिए नहीं, आप इसको इस तरह से इंटरप्रेट करते, मैं नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये पहली बार नहीं हो रहा। मेरी इंटरप्रिटेशन यही है कि पहली बार नहीं हो रहा है। तो मैं वही तो सवाल पूछ रहा हूँ उनसे भाई कि पहली बार नहीं हुआ, 62 में आप लोगों ने ये सब करा था, इसलिए इस समय हम करेंगे, बताइए। और नियम के तहत जो चर्चा की मांग कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? विपक्ष की बात को क्यों नहीं मानते ये? आरपी सिंह जी, 27/4/2013, मैं तो तारीख बता रहा हूँ। मनमोहन सिंह जी ने कहा हमें चर्चा नहीं करनी, ये चर्चा का विषय नहीं, लोकलाइज इशू है। 19 किलोमीटर अंदर घुसा है तो क्या हुआ, लोकलाइज इशू है। जब 640 किलोमीटर वो अंदर घुसाए थे, और मैंने नहीं, अरे बोलिए आप दोनों लोग, कोई और स्टोन फेस्ड ऐसे क्यों देख रहे हैं? बोलिए बोलिए। नहीं, मुझे स्टोन फेस नहीं, मुझे आदत नहीं ना, ये मुझे आदत नहीं है। मैं इस ढंग से मैं जवाब भूलता नहीं। साफरा साहब, मैं सरदार भी हूँ और असरदार भी हूँ, आपकी तरह नहीं हूँ जिसका खून पानी हो गया हो। छोड़ दीजिए बात, रहने दीजिए। तभी जगदीश टाइटलर को आपने भारत जोड़ो में जोड़ लिया, ना, और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला जगदीश टाइटलर के ऊपर। आपके मुंह से एक शब्द दही जम जाएगा आपके मुंह में, क्योंकि आपका खून पानी हो चुका है, सबको पता है। इसलिए आप नहीं बोलेंगे कभी भी, इसलिए कभी नहीं बोलेंगे। क्योंकि राजीव गांधी ने कहा था जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, वापस कभी आप बोलेंगे नहीं, इसलिए वापस सर आइए। मैं थोड़ा टोक रहा। अरे सापरा जी भाई, उनको जवाब देने दीजिए। सापरा जी उनको जवाब। सर मैंने रिक्वेस्ट की थी कि इस सेगमेंट में समय, देखिए हम लोग क्या होता, दादी बचपन में कहानी सुनाती थी तो बीच में हम लोग हुकारी भरते थे, हाँ, तो इसका मतलब नहीं कि हम इंटरव्यू कर रहे हैं, उनको ये भरोसा होना चाहिए कि मेरी बात सुन रहे हैं। तो जो आरपी सिंह जी आप बोल रहे हैं ना, बीच में सापरा जी हाँ करते हैं, इसका मतलब वो सुन रहे हैं। आप प्लीज कंटिन्यू करिए सापरा जी, प्लीज। चलिए ठीक है, मैं तो यही कह रहा हूँ कि मैं मान लूंगा सापरा साहब धोखा भर रहे हैं। भाई, चंदे के धंधे के पीछे क्या राज है? क्या नरेंद्र मोदी इसीलिए चुप है क्योंकि चंदे का धंधा अच्छा चल रहा है? वो भी बताओ ना। ये पार्लियामेंट में नहीं तो टीवी पे तो बता दो। दीपक जी अब आप बताइए, चंदे का धंधा चल रहा है, यही जानकारी चाहिए। मैं तो कितनी बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि असली मुद्दे पे बात पूछने जाते हैं, बार-बार जी वो चंदे के धंधे पे। मुझे तो बोलने दीजिए सर, आप बोलते नहीं, आप उनकी बात क्यों सुना? आप कंटिन्यू करिए सर। मुद्दा ये है कि चीन के प्रति बोलने दे नहीं रहे ना बीच में, मैं ऐसे नहीं, ये कुछ तरीका थोड़ा। अच्छा, आपके बाकी पैनलिस्ट बोलेंगे, मैं ठोक दूं, ऐसे अच्छा लगेगा आपको? नहीं, ये मान नहीं रहे। देखिए, मैं इनका ऑडियो बंद कर दूं तो कहेंगे देखिए मेरी आवाज दबा दी गई, कांग्रेस की आवाज। मैं किसी की आवाज दबाना नहीं चाहता सर, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सापरा जी से। सापरा जी सुन लीजिए ना आप,
यहाँ भी नहीं सुन रहे हैं, वो बोल रहे, सुनिए ना फिर। चीन पर बोले ना, इधर और किस चीन पे तो बोल रहे हैं वो, ये गुस्सा खा जा रहे हैं। अच्छा प्लीज अभी 30 सेकंड उनको दीजिए। आरपी जी जल्दी कंप्लीट, समय कम है सर। देखिए अभी शिवकांत जी से मैंने एक ही सवाल पूछा अभी तक, दीपक जी से और विवेक जी से भी एक सवाल पूछा, आप लोगों से मैंने आधे घंटे कम से कम डिस्कशन किया। प्लीज 30 सेकंड में। धन्यवाद जी। जी मैं मूल बात यह है कि वापस उसी बात पे आ रहा हूं कि अगर आप स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पूछेंगे आर्मी की कहाँ है और वो पार्लियामेंट की डिबेट का डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे, अरे वो कहाँ पूछ रहे हैं सर? अरे आरपी सिंह जी आप भी ना, वो पूछ ही नहीं रहे, वो तो पैसा पूछ रहे हैं सर। एक मिनट सर, आपको दीपक, अरे वाजपेयी जी, मैं आपको मनीष तिवारी जी का फॉर्मल जो उन्होंने पार्लियामेंट में है वो भेज देता हूँ, आपकी जानकारी में आ जाएगा। आप कहाँ पूछ रहे हैं, मैं आपको जानकारी भेज देता हूँ। जरा नहीं तो डिबेट के दौरान अपनी रिसर्च टीम से पूछिए, आपको जानकारी दे देगा आपको पूरी की पूरी। और दूसरी बात, ये इन्हीं की सरकार थी जिन्होंने कहा था कि हमें तो चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। अरे हम तो फिर भी चर्चा करें, बयान दिए राजनाथ सिंह जी ने, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी ने जवाब दिया आपको पार्लियामेंट के अंदर। परंतु आपको तो उपहास उड़ाना है आर्मी का, आपको मजाक उड़ाना है आर्मी का, आपको आर्मी के जनरल को सड़क छाप गुंडा कहना है, आपको सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक कहना है, आपको बालाकोट के ऊपर प्रेशर उठाना है। आपके नेता हमेशा उपहास उड़ाते हैं और चाइना से पैसा खाते हैं और चाइना की दलाली। हो गया सर हो गया। आप लोग ना अपने 24 की तैयारी में लग गए हैं। अब मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा नहीं मैं। दीपक जी और नीचे हमारे मेहमानों से बात होगी। दीपक जी ये देखिए, आपके सामने मैंने फिर से दोबारा कोशिश की, लेकिन इसलिए मैं कह रहा था कि पॉलिटिकल डिबेट हो रही है, किसी को उसके इश्यूज पे या उसको कैसे सॉल्व किया जाए, बात करें ना करें, किस गंभीरता से बात करें, क्या इश्यूज पे बात होनी चाहिए, उस पर नहीं हो रही। इसलिए मैं कह रहा था कि पॉलिटिक्स हो रही है इसमें। मुझे दीपक जी बहुत संक्षेप में आप भी रखिएगा, गंभीरता बताइए इस इशू की, कितना सीरियसली इस पे लें और हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है, आप ही बता दीजिए, सुन लेंगे लोग कि हम लोगों ने क्या क्या काम किया। जैसे एक बात ये कही जाती है कि वहाँ इतना काम इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ जिससे चीन बड़ा दुखी हो जाता, चिढ़ जाता, उसको डर लगने लगता है कि ये कैसे कर रहे हैं ये। सर आपने ये बहुत अच्छी बात कही है। सर पहले कहना चाहता हूँ कि विवेक काटजू, एम्बेसडर विवेक काटजू भी मेरे साथ मौजूद है। वो मेरे गुरु रह चुके हैं सर, जब वो सेक्रेटरी थे, बहुत कुछ सीखा है उनसे ज्यादा क्लैरिटी और किसी के नहीं। ही इज अ लेजेंड इन द फॉरेन सर्विस। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है सर। कारगिल और लेह में जो ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, मैं स्पेशल एडवाइजर हूँ सर। मैं बहुत 30 साल से ज्यादा से मैं कारगिल और लेह जाता रहा हूँ। मैं आपको बता सकता हूं, जो इस समय मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देख रहा हूं, जो स्पीड है हमारे बॉर्डर रोड्स चाहे हमारी बाकी संस्थाएं, वो मैंने पहले कभी नहीं देखी है। वी आर वर्किंग राउंड द क्लॉक। लगता है ना एक बीमारी हो गई है। यहां तक कि सर हमारे मेरे एक विदेशी मित्र गए थे ले लद्दाख, बोले कि आप लोगों ने कभी वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया था आजादी के बाद। मैंने कहा क्यों? बोले वहां तो दिन रात मशीनें चलती हैं, हम सो नहीं सकते थे होटल में, इतनी तेज रफ्तार से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। यही कहना चाहता हूं सर, देशवासी करोड़ों लोग आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, इतना कहना चाहता हूं कि सर भरोसा रखिए सरकार पर, भरोसा रखिए हम पर, डिप्लोमेसी पर भरोसा रखिए, अपनी फौज पर। हम इस देश की आंच, इस देश का जो तिरंगा है सर, उसे झुकने नहीं देंगे सर। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा प्रण है। विवेक सर। देखिए दीपक जो कह रहे हैं ये तो वास्तविकता है। हम भारतीय फौज अपनी पूरी जान लगा के देश की सुरक्षा करती है, करी है और करती रहेगी। लेकिन और मुझे ये भी विश्वास है कि चुटपुट होता रहेगा, लेकिन एलएसी पर अब 1962 जैसी सिचुएशन नहीं हो सकती। चीन भी जानता है, हम भी जानते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास भी परमाणु हथियार हैं, चीन के पास भी। इसलिए ये मामला बहुत ही गंभीर है दो देशों। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूं, और दीपक मुझे लगता है सहमत हूं, कि चीन की जो सामरिक और आर्थिक चुनौती है वो आज के दिन विश्व में है। मैंने एक अभी आंकड़ा पढ़ा, एक बयान पढ़ा, जिससे आपने भी देखा होगा नीरज जी, कि अमेरिका में जो सबसे ज्यादा आगे बढ़ चुका है विश्व में अंतरिक्ष में, उसके विद्वान कह रहे हैं कि जिस तरह चीन प्रगति कर रहा है 2045 तक दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शक्ति अंतरिक्ष में हो जाएगा। तो वो अगर चुनौती अमेरिका के सामने है, तो सामरिक चुनौती भारत के सामने कैसी है चीन से,
वो हम सब जानते हैं। और इसलिए ये बिल्कुल आवश्यक है कि देश की जनता एक हो, हमारा राजनीतिक वर्ग और सामरिक वर्ग उसको लीड करे। लेकिन अगर इस तूतू मैमे की दलदल में हम फंसे रहे, हाँ ये सही है पार्लियामेंट, एक शब्द और, ये पार्लियामेंट नियम है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ बातें जो हैं वो पर्दे के पीछे बड़े नेता आपस में बैठ के बातें करते थे, वो परंपरा थी। शायद वो परंपरा आज हो, मुझे नहीं मालूम। अगर वो नहीं है तो वो फिर से परंपरा आने की आवश्यकता, अति आवश्यकता है। यही मेरा अर्ज है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर बहुत ज़्यादा वो है तो आप बात कर सकते हैं, बयान करते हैं। लेकिन शिवकांत जी, एक बात जो इस चर्चा में निकल के आ रही है, मैं उसको इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ। जो बात अभी विवेक जी ने कही ना, ये बिल्कुल सही। 2045-50 तक बहुत बड़ी ग्रोथ आपको चाइना में देखने को मिलेगी। ऐसा डेटा आज का बता रहा है, कल क्या हो भविष्य में पता नहीं। और जिस तरीके से अमेरिका टेक्नोलॉजी कंपनीज को बैन कर रहा है, अभी 2 दिन पहले उसने फिर एक नई लिस्ट निकाल के 4-6 कंपनियों को बैन किया, क्योंकि वो डरे हुए हैं कि हुआवे जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है उससे हमें मुश्किल हो सकती है। तो उससे लड़ने के लिए भारत को या किसी भी देश को अपनी आर्थिक शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी में काम करना पड़ेगा। और ये एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, ये एक दिन में आप नहीं कर सकते। ये इस तरह के फलाने जी सैनिक ये सब से बचना चाहिए। आप चूंकि उन देशों में रहते हैं जहाँ ये सब चीज़ें बहुत सोच विचार के की जाती हैं, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही है। बल्कि ये चुनौतियां जो गिनाई काटजू साहब ने, मैं एक चुनौती, एक आयाम और जोड़ता हूं उसमें, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ यूरोप में और अब अमेरिका में भी शुरू हो गए हैं, इतने सारे कन्फ्यूशियस सेंटर खुल गए हैं। लगभग हर देश में एक सेंटर है और हर यूनिवर्सिटी में एक चेयर है, या कम से कम 4-5 लोग ऐसे हैं जो चीन की तरफ से प्रचार करते हैं और चीन का पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो ये जो प्रचार का जो पहलू है, ये सबसे खतरनाक पहलू है। आगे जाकर के चीन की ऐसी पकड़ होने वाली है बुद्धिजीवियों पर, मीडिया पर और यूनिवर्सिटियों में, कि चीन की बात जो है वो सीरियसली ली जाएगी और उसकी बात को ही लोग सुना करेंगे। तो हमें इसके लिए भी तैयार होना। कूटनीति का मतलब ये होता है कि आप दूरदर्शिता से काम लें। अगर दूरदर्शिता से काम लिया होता तो जब चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना बुनियादी ढांचा बनाना शुरू किया था सीमा के साथ साथ, उसके साथ साथ भारत को शुरू करना चाहिए था। हम तो डर के, और क्योंकि जैसा कि स्वभाव है भारत का, डरने का तो नहीं है, लेकिन मतलब शराफत का स्वभाव है कि ठीक है जी सर, चल रहा है, जब तक हमारे ऊपर हमला नहीं करता, जब तक घुसपैठ नहीं करता, तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। हम जो है वो जाते भी नहीं थे कुछ राज्यों में, वहां जाते थे, चीन हल्ला करता था, उनको हमने मान्यता 73 में जाकर के दी। तो ये सारी चीजें, इसमें हम पिछड़ते रहे हैं। तो अगर चीन से मुकाबला करना है तो आपको 1 कदम या 4 कदम पीछे नहीं, 2 कदम आगे की सोच के चलना होगा, और उसका वक्त आ गया है। बिल्कुल, मुझे लगता है सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। ये 10-20 साल का काम है, ये 1 साल में होने वाला नहीं है। 1 साल में होने वाला नहीं है। यस, और इसमें पॉलिटिकल मैच्योरिटी और पॉलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत है। मैं सिर्फ ये जाते हुए छोड़ जाता हूँ सवाल कि आज चीन जो है ना अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, आंखें नहीं दिखा रहा है, चैलेंज कर रहा है हर फ्रंट पे महाशक्ति को। क्यों कर रहा है, इस सवाल का जवाब ही छुपा हुआ है इसमें, क्योंकि उसने काम किया है अपनी इकॉनमी पे। हमारा दुश्मन देश है, लेकिन उसने काम किया था, अपनी इकॉनमी इतनी बड़ी कर ली। उसने सबसे पहले स्टील मिल्स बंद की थी एनवायरनमेंट के लिए, ESG कंप्लायंस कर दिया, तो सबको लगा कि अब वो बहुत मुश्किल में फंस जाएगा। नहीं, उसकी स्ट्रैटेजी दूसरी, वो दूसरे तरीके से अपने आप को महाशक्ति बना रहा है। भारत को भी ज़रूरत है, और इसलिए पॉलिटिकल मैच्योरिटी की ज़रूरत है कि हमें इकॉनमी और टेक्नोलॉजी पे जितना आप भरोसा और विकास कर लेंगे, तभी आप किसी भी देश को चैलेंज कर पाएंगे। इसलिए उम्मीद करते हैं कि मनोरंजन वाले शो की बजाय इस तरीके के शोज़ में हम कोशिश करते हैं कि आपको रियल पिक्चर दिखा सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और विशेष धन्यवाद सारे मेहमानों का जो एक बहुत ही फ्रूटफुल चर्चा हमारे सामने रख पा रहे हैं।